हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन निस्फील्ड। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और इसमें मैं लेकर के आया हूँ जीएस का जो स्टडी मटेरियल, जिसमें हम जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के विभिन्न एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या वो एसएससी सीएचएसएल हो या वो एमटीएस हो या वो सीपीओ हो या वो स्टेनोग्राफर हो या जीडी कांस्टेबल हो, तो इन एसएससी के विभिन्न एग्ज़ाम में 2007 से लेकर के 2019-20 तक जो सवाल पूछे गए हैं, कम से कम 12 से 13 साल का, तो ये सवाल हम करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इसमें आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा और ये एमसीक्यू के थ्रू होगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ों क्लियर कर देना चाहिए, मैं क्लियर करूंगा। अगर यहाँ पे नहीं हो सकता है, मैं फिर उसको अलग से बोर्ड में बताऊंगा। तो ये मेरा पार्ट 1 है और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपको लगता है वीडियो को देखने के बाद कि आपके लिए यूज़फुल है तो आप जो है इसको किसी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला सवाल है, वो सवाल ये है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार है या धान्यागार है या फिर सस्तंभ हॉल है या फिर 2 मंजिला मकान है? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर 1 होगा, जो है विशाल स्नानागार। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है उसका नाम क्या है? विशाल स्नानागार। दूसरी बात है, अगर इसकी बात किया जाए तो ये आपका 45 फीट, ये आपका 45.71 मीटर लंबा है और ये आपको याद रखना है, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए, यहाँ पर जलालुद्दीन होगा, ऐसे ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां जो है जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, बलबन के शासनकाल में किया था या फिर नसीरुद्दीन खुसरो के शासनकाल में किया था? तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके काल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। देखिए, ये जो थे चंगेज खान, ये एक मंगोल के नेता थे। ये क्या थे? एक मंगोल के नेता थे। तो उनके जो ख्वारिज़्म शाह का जो पुत्र था जिसका नाम था जलालुद्दीन, ये मैं जिक्र कर रहा हूँ जलालुद्दीन, तो ये जो है ये भागकर भारत की ओर आया था और चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ पहुंचा था। तो इसी समय जो है चंगेज खां इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजा और इल्तुतमिश को सावधान किया कि जलालुद्दीन की सहायता ना करे। इल्तुतमिश ने मंगबरनी की मदद नहीं की, मतलब ये जलालुद्दीन की मदद नहीं की, और इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। अगर पहले क्या होता था कि राजा के पास अगर कोई लोग आते थे हेल्प मांगने के लिए कि महाराज मेरी मदद कीजिए, तो राजा हेल्प करते थे। तो इल्तुतमिश इसके लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन जब इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश जो थे ये गुलाम वंश से संबंधित थे और गुलाम वंश में पहला जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद बना इल्तुतमिश 1210 में। तो जब इल्तुतमिश बने तो ये काफ़ी शक्तिशाली थे। ठीक है, तो इनको लगा कि नहीं, मुझे इनका हेल्प करना चाहिए। किसका? जलालुद्दीन का, जिसे चंगेज खान दौड़ा रहा है। लेकिन इस इल्तुतमिश को चंगेज खान के बारे में मालूम नहीं था। जब इनके लोगों ने इसे समझाया कि चंगेज खान इतना डेंजर है कि जल्दी किसी से हारता नहीं है, जिससे लड़ता है उसका जान ले लेता है, तो फिर इल्तुतमिश ने अपना कदम पीछे ले लिया, अपना स्टेप पीछे ले लिया और इसका मदद करने से, जलालुद्दीन का मदद करने से मुकर गए। तो इसका आंसर होगा आपका इल्तुतमिश। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। ये सवाल मैं यहाँ पर जितने भी सवाल डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी एसएससी के, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी के विभिन्न एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ये 2007 से लेकर 2019-20 तक मैं कवर करूँगा। देखिए इसका जो आंसर है कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती है वो है पांडिचेरी। क्या नाम है इसका? पांडिचेरी। आप समझते हैं इसमें क्या ऐसा क्यों है? देखिए फ्रांसीसी कंपनी का जो निर्देशक था इसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। क्या नाम था उसका? फ्रैंको मार्टिन और वेलान द लेस्पिने। तो इन्होंने जो है फ्रांसीसी बस्ती जो है स्थापित की पांडिचेरी के नाम से, इस चीज़ को जाना जाता है। तो पांडिचेरी में इन्होंने बस्ती स्थापित की। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है रेड ड्रैगन। क्या नाम है उसका? रेड ड्रैगन। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए ये जो रेड ड्रैगन था ना वो ब्रिटेन के डेफोर्ड डॉकयार्ड में 1595 में बना था और पहले इसका नाम जो था वो स्पेनिश मैन रखा गया था और बाद में इसका नाम चेंज कर रखा गया रेड ड्रैगन। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसकी पहली यात्रा भारत की ही यात्रा थी। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, तो अभी मैंने जो बताया आप उसे याद नहीं रखें, कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका जरूर याद रखें। मैं जहाँ पर ज़रूरत होगा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मैं आपको बताऊंगा और वो आपको आपको कॉपी में नोट भी करना है। तो आपको एक साथ साथ एक कॉपी लेकर बैठना है और जो मैं अलग से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसको आपको याद भी करना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है कि भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आलम आरा। आलम आरा। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे पहली जो बोलती जो फिल्म थी, फीचर फिल्म, वो आलम आरा ही थी। ठीक है। और 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम मूक फिल्म बनाई थी। 1931 में जो है आलम आरा फिल्म के निर्माण के समय मूक फिल्मों का युग समाप्त हो गया। मूक फिल्म मतलब ये होता है कि पहले सिर्फ और सिर्फ मतलब पहले आवाज़ नहीं आता था पिक्चर से, मतलब कुछ लोग बोलते थे तो आवाज़ नहीं आता था। और अब क्या हुआ कि जब मूक फिल्म ख़त्म हो गई तो जब बनने लगी पहली बोलती फीचर फिल्म जिसका नाम था आलम आरा, तो अब से जो पिक्चर शुरुआत हुआ वो उसमें हर बात आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है। आप यह भी ध्यान रखें कि जो आलम आरा जो है ना ये प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी। इसका जो अगर निर्माता का अगर नाम पूछे जाए कि आलम आरा जो कि पहली बोलती फीचर फिल्म थी, इसका जो डायरेक्टर है, इसका जो निर्माता उसका कौन है? तो इसका नाम है अंद्रेशिर ईरानी। क्या नाम है इसका? अंद्रेशिर ईरानी। तो आप पेन लेकर के बैठेंगे और आप उसको थोड़ा सा नोट भी करेंगे कि इसका नाम है अंद्रेशिर ईरानी। अंद्रेशिर ईरानी कौन है ये? तो पहली बोलती फीचर फिल्म की डायरेक्टर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अंद्रेशिर ईरानी आप याद रखेंगे कि पहली भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म जो थी वो थी आलम आरा। इसकी डायरेक्टर थी, जो इसका जो निर्माता था उसका नाम था अंद्रेशिर ईरानी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा कि भारत में पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कैसे किया गया था? निर्वाचित मंडल द्वारा, भारत की जनता वोट देकर चुना था, संविधान सभा द्वारा, या फिर संसद बोल दिया था? तो नहीं, इसका जो आंसर होगा वो संविधान सभा द्वारा होगा। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आपका याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को। लेकिन जस्ट इसके 2 दिन के बाद पहले जो बना, मतलब पहला जो मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जो है राजेंद्र प्रसाद जो थे
संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बने थे। जस्ट 2 दिन के बाद दूसरा मीटिंग हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई जो है अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन अगर बात करें कि राष्ट्रपति पद की, तो इन्होंने जो संविधान सभा जो है इनको अस्थाई जो है मतलब इसको राष्ट्रपति बनाया, और ये बने 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इन्हें जो है भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया। और लोकसभा देखिए उसमें क्या हुआ था ना कि लोकसभा गठन नहीं हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तरीके से तैयार हो गया बन करके, और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। तो उसके बाद के समय के लिए तो कोई तो होना चाहिए रूल करने वाला, देश को चलाने वाला। तो उस समय जो है वोट नहीं हुआ, और जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चुन लिया गया। और इनको चुना गया था 1950 में, और जब पहला जो चुनाव हुआ 1952, तो उसमें फिर इनका चुनाव हुआ फिर से 1952 से 1957। ठीक है, तो उसमें इनको निर्वाचित किया गया था। लेकिन पहली बार जो इनको चुना गया था वो चुना गया था संविधान सभा द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर संविधान सभा द्वारा हुआ क्या था कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। और ये अस्थाई अध्यक्ष रहे थे 24 जून 1950 तक। फिर 24 जनवरी 1950 से संविधान सभा ने इन्हें प्रथम राष्ट्रपति चुना। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति जो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनको निर्वाचित नहीं किया गया था। निर्वाचित मतलब क्या होता है, आज जो चुना जाता है राष्ट्रपति को, तो उनको जो है पार्लियामेंट है संसद में, तो वो वोट दे करके चुनती है, उसमें डायरेक्ट लोग वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं हुआ था, डायरेक्ट संविधान सभा जो है इनको चुन लिया था। और उनके बाद जब लोकसभा का गठन हो गया तो 1952 से लेकर 1957 तक ये पुनः राष्ट्रीय निर्वाचित किए गए। मतलब कि इनको 24 जनवरी 1950 को चुना गया, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा पहली बार। लेकिन 1952 जो इलेक्शन जो हुआ 51-52 में, तो उस समय इनको निर्वाचित किया गया। निर्वाचित करने का मतलब ये होता है जो वोट देकर के उन लोग जो चुनते हैं ना, उस तरह जैसे जो सांसद लोग जो वोट देकर चुनते हैं तो उसे कहते हैं निर्वाचित। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये 9 दिसंबर 1946 क्या है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसके जस्ट 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इसमें 2 तरीके से सवाल बनता है। इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और एक है पूछा जाता सवाल कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संविधान में किसे भारत की आत्मा कहा था। तो देखिए अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को मतलब प्रस्तावना को कहा था आत्मा, हृदय आत्मा। और जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था क्या, संविधान के हृदय और आत्मा। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने, देखिए इसका जो संबंध है आप ये भी ध्यान रखिए कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आता है आपका आता है आर्टिकल अनुच्छेद
ये आपका आता है आर्टिकल 32, मतलब अनुच्छेद 32 में आता है, अनुच्छेद 32 में। तो अगर आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या किया गया है कि मतलब एक तरह आपको अधिकार दिया गया है कि कोई तरह का अगर आपके अगर कानून का अगर आपका हनन होता है, अगर आपका फंडामेंटल राइट का आपका जो मौलिक जो अधिकार है, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी बात थोड़ा आप ये भी ध्यान रखें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें शुरू में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार जो था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति रखने का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब जो मौलिक अधिकार हैं जो हमें मिला है वो है 6। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि अभी फिलहाल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, और जो 7वां जो मौलिक अधिकार जो हटाया गया था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे हटाया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आकार की संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कितने स्थान में आता है। देखिए, अगर हम बात करें आकार के संदर्भ में तो वरुण जो है 4था नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे? 4था नंबर पे। बट आप टेंशन ना लें, आगे एक और क्वेश्चन है जिससे मैं आपको पूरा डिटेल में करा दूंगा कि पहला कौन है दूसरा कौन है। तभी आप फिलहाल ये याद कर लें कि 4था नंबर पर आता है वरुण, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। दूसरी बात कि इसमें पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तो मैं अभी आपके फिलहाल कुछ समय बाद मैं अभी आपको आगे करा दूंगा। ठीक है, ये वाला चीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है फ्रेंड? पोर्ट ब्लेयर। तो इसका आंसर होगा ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप की कहाँ है तो बोलेंगे कावारती। दूसरी बात कि पोर्ट ब्लेयर है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। और अगर आपसे पूछा है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है तो बोलेंगे अरबियन सी में, अरब सागर में। तो आप ये भी एडिशनल चीज़ आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया था। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत जो है ये किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया था चैम्बरलिन द्वारा। किसके द्वारा? चैम्बरलिन द्वारा। तो आपको टिक करना है, ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर कि E.H. चैम्बरलिन द्वारा। अब इसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता क्या है? देखिए, ये बाजार का एक ऐसा स्थिति है जिसमें अन्य किसी दूसरे प्रकार से उत्पाद की वस्तुओं में विविधित होती है। जैसे मान के चलो कि टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट जो है कोलगेट का भी आता है, मोदी केयर का भी आता है, क्लोजअप का भी आता है। तो सामान तो एक ही है, बट उसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में, हालांकि आपके एसएससी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता क्या है, तो जो वस्तु होता है उसमें विभेद होता है। मतलब सामान जो लोग भेजते हैं तो उसमें विभेद होता है, मतलब हर दुकानदार के पास जो सामान होता है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता सिद्धांत जो है चैम्बरलिन द्वारा देता है। ये एकाधिकारी होता क्या है मैंने आपको समझा दिया कि एकाधिकारी बाजार की वह स्थिति है जिसमें जो इसमें क्या होता है कि कई सारे क्रेता मतलब विक्रेता होते हैं, बेचने वाले, मतलब बेचने वाले लोग कई सारे होते हैं। और उसमें कंडीशन क्या है, लेने वाले भी कई सारे होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि जितने भी सारे लोग बेचने वाले होते हैं उनके पास जो सामान होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे पाऊँ, आप जो मान के चलो आप सिम कार्ड यूज़ करते हो, नेटवर्क जो आप नेट चलाते हो, तो इसके लिए आप नेट चलाते हो एक ही चीज़, बट इसके लिए आपको अलग अलग कंपनी आपको जो इसकी सुविधा प्रोवाइड कराती है, जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया या फिर एयरटेल हो गया। तो ये भी क्या एक तरह के एकाधिकारी प्रतियोगिता में ही ये आ सकता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंध में मोहनजोदड़ो। सिंध में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंध में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। क्या है फ्रेंड? मृतकों का टीला। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और आप इस बात को जानिए कि ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है।
देखिए मोहनजोदड़ो पड़ता है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। तो कभी कभी आपसे सवाल यही पूछा था कि जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्न लिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह था जिसका नाम था चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? कौन जो है एक शक्तिशाली सैन्य बलों का जो समूह था इसका नाम था चिहालगनी, इसको उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया था, विनाश कर दिया था। ऐसा किसने किया था? बलबन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, इल्तुतमिश किया था, या फिर रजिया सुल्तान ने किया था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? 1, बलबन किया था। हुआ क्या था कि जो इल्तुतमिश है वो अपने लोगों से सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे चालीसा दल कहा जाता था। इसमें 40 लोग का एक समूह था। शासक बनने से पूर्व बलबन भी इस गुट का सदस्य था तथा सुल्तानों और सरदारों के मध्य हुए संघर्ष में सक्रिय भाग लिया था। लेकिन बलबन जो है भली भांति जानता था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा और उसके वंश की सुरक्षा के लिए इन गुटों का समाप्त करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से सर्वप्रथम उसने अन्य तुर्कों को महत्वपूर्ण पद देकर चालीसा सरदारों के समकक्ष बनाया। तत्पश्चात जो चालीसा गुट के सदस्यों को साधारण अपराधों के लिए कठोर दंड दिया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बलबन था ये इसको ख़त्म किया। किसको? चिहालगानी क्या था? एक समूह था, सैन्य बलों का समूह, जिसको किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। समाप्त कौन किया इसको? बलबन ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो निर्मित दुर्ग है उसका नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्ट विलियम होगा और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखिए हुआ क्या था कि अंग्रेज जो है वो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का जो नाम फोर्ट विलियम रखा था, ठीक है। तो बर्धमान जो है वो पड़ता है वेस्ट बंगाल में। आज भी बर्धमान जिला डिस्ट्रिक्ट है, मैं यहाँ पर घूम करके आया भी हूँ। तो बर्धमान जिले के एक ज़मींदार थे, इसका नाम था सुबा सिंह। तो उसके विद्रोह के कारण क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। तो बंगाल में सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों के ज़मींदारी प्रदान कर दी थी, जिसके बदले में उन्हें गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े, ठीक है। तो इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बने थे। तो इतनी सारी बात है इसके बारे में। आप अगर एमसीक्यू करते तो एमसीक्यू करते करते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों के लिए का मुख्यालय था? तो देखिए इसका आंसर है गोवा। पुर्तगाली से लेकर के एक बात यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहले आया कौन और सबसे आखिरी में गया कौन। तो सबसे पहले आया भी पुर्तगाली और सबसे आखिरी में गया भी तो पुर्तगाली। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, भारत जब आज़ाद हो गया ना तो आज़ादी के बाद इन लोग को यहाँ से हटाया गया है। ये लोग गोवा में थे और यहाँ से लोग हटाया गया है। तो ध्यान रखिए कि जो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? गोवा था। कहाँ था ये? गोवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको युग्म छापना है। देखिए भीमसेन जोशी जो है गायन का संबंध सही है, उत्पल दत्त फिल्म का, शंभू महाराज कथकली मालूम है कथक का है। लेकिन जो अमीर खुसरो ने है जो है ना वो सरोद वादक नहीं थे। अमीर खुसरो जो थे वो सितार वादक थे। कौन वादक थे? वो
सितार वादक थे, तो इसलिए ये आपका जो ऑप्शन 1 है ये गलत हो गया, क्योंकि अमीर खुसरो सितार वादक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में अगर देखा जाए कि प्रस्ताव तो एक ही इंसान ने रखा है और उसका नाम है जयप्रकाश नारायण, लेकिन महात्मा गांधी भी इसके पक्ष में थे, विनोबा भावे भी इसके पक्ष में थे। लेकिन आपसे सवाल क्या किया गया है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा है? तो किसने रखा है फ्रेंड? जयप्रकाश नारायण। नहीं तो आपकी बात ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। दूसरा है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले बताया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और जस्ट 2 दिन के बाद मतलब 9 से 2 दिन मतलब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, आप यही बात ध्यान रखिए कि संविधान सभा के जो गठन हुआ था वो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का गठन हुआ था 16 मई 1946 को। किस मिशन योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहली मीटिंग हुई थी। तो गठन हुआ था 16 मई 1946 को, पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो इस मीटिंग में क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नहीं चुना गया था। इस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और जस्ट दूसरा मीटिंग जब हुआ, ये कब हुआ? तो 11 दिसंबर 1946 को मतलब जस्ट इसके 2 दिन के बाद। तो इस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। तो सूर्य के जो वर्णमंडल में गैसों के जो तूफान दिखाई देते हैं वो केवल और केवल सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं, ना कि चक्रवात के दौरान, ना कि प्रतिचक्रवात के दौरान, ना कि चंद्र ग्रहण के दौरान। तो अब इस बात को ध्यान रखें कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत संसार का किस नंबर पर सबसे बड़ा देश है? तो देखिए, अगर पूरे दुनिया में बात किया जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है सोवियत संघ मतलब रूस का, दूसरा है कनाडा का, तीसरा नंबर पर है ब्राज़ील का, चौथा पर है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाँचवां नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, छठा पे चीन और सातवां पे भारत। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में 7वें रैंक पर है, इसलिए इसका आंसर होगा 7वां। दूसरी बात है कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि एंजोल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो एंजोल का जो नियम है वो संबंध बताता है मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय। मतलब उपभोक्ता की अगर आय बढ़ेगी या घटेगी तो मांग की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, तो ये संबंध को बताता है कौन? एंजल का नियम। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, जो हड़प्पा है ना ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपकी बात किया जाए कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता या फिर इसी कहते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ये 1921 में इसके अगर खोज करने की बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो उस शख्स का नाम है दयाराम साहनी। ये डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आता भी है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? रावी नदी के किनारे। तो जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में। ठीक है,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो क्या थे, मंगोल थे, अफ़गान थे, एक जाट कबीला था या फिर तुर्क था। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे, आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आखिर खिलजी सुल्तान जो था ये क्या थे, तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान जो थे ये तुर्क थे। क्या थे ये, तुर्क थे। देखिए 1206 से लेकर के 1290 तक जो शासन चला था वो चला था गुलाम वंश का, जिसे हम लोग ममलूक वंश भी कहते हैं। और 1290 से लेकर के 1320 तक जो चला था वो खिलजी वंश का शासन चला था पूरा दुनिया में। और जो खिलजी थे वो तुर्क थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है, इसमें जो आपका आंसर वो तुर्की होगा, इस पर टिक कर लेना, तुर्की। हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की। तो नन अदर देन वास्को डिगामा। आपको मालूम होना चाहिए कि वास्को डिगामा जो है ये 1498 भारत जो आए थे ये वास्को डिगामा। तो और इन्होंने जो है एक रास्ते की खोज की थी, उसका नाम था केप ऑफ गुड होप, क्योंकि उसी रास्ते के तहत ये भारत पहुँचे थे। ये सबसे पहले भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुँचे थे। वहाँ पर एक आदमी था, उसका नाम था आदिल, नाविक था। तो उनसे इसकी मुलाकात हुई और वो आदिल जो नाविक था उसको ले गया वहाँ के राजा के पास, और उसका राजा का नाम था किंग जमोरियन। और तो इसी तरीके से जो सबसे पहले भारत में आया वो पुर्तगाली था, क्योंकि वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाली ही था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। देखिए अगर बात किया जाए कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी में दोनों में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त लड़ाई हुआ था, उसका नाम था वांडीवास की लड़ाई। और वांडीवास की लड़ाई के बाद क्या हुआ, ऐसे लड़ाई के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे वो जीत गए और फ्रांसीसी बुरी तरीके से भारत में हार गया, और इससे फिर वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। ठीक है, तो वांडीवास के युद्ध के जो साथ है वो अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी चुनौती क्या हो गया, अंत हो गया। और इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी को काफ़ी भयंकर हार हुआ। नेक्स्ट है कि फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई है। देखिए फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की जो भूमिका है उसको निभाया है बेन किंग्सले। किस निभाया है, बेन किंग्सले। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेन किंग्सले ने फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका निभाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके पास होती है। तो एकात्मक, थोड़ा सा लगता है मैं क्वेश्चन जंप कर गया, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ ताकि मुझे समझ में आ सके। नहीं क्वेश्चन सही है, कोई तरह दिक्कत नहीं है, मुझे लगा शायद मैं जंप कर गया इसीलिए। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके पास होती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा केंद्रीय सरकार। एकात्मक सरकार में क्या होता है कि जो समस्त ताकत किसके हाथ में होता है, वो केंद्रीय सरकार में होता है। थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर एकात्मक सरकार का मतलब क्या होता है। ये सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासन की अधिकांश शक्तियाँ या सभी शक्तियाँ केंद्र में होती है। केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है और सारा कामकाज यही संभालता है। ठीक है, और यह संघीय प्रणाली के विपरीत है। भारत में प्रणाली वो संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली मतलब क्या हुआ कि नेशनल लेवल पे एक अलग तरह का गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे एक अलग तरह का। जैसे आप आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल लेवल में अभी शासन चल रहा है बीजेपी का, लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में हर राज्य में बीजेपी का शासन नहीं है। कहीं पर ममता बनर्जी चला रही है तो कहीं झारखंड में हेमंत सोरेन चला रहे हैं। तो इस तरीके से पावर का बंटवारा यहाँ पर हुआ है, तो उसे कहते हैं संघीय। और केंद्रीय मतलब वह हुआ जहाँ पर सारा शक्ति किसके पास होती है, तो केंद्र सरकार के पास होती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में
आया होगा कि एकात्मक सरकार के बारे में। एकात्मक सरकार में क्या होता है कि सारा ताकत केंद्र सरकार के हाथ में होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो इस समिति जो था वो संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, देखिए नाम ही है प्रारूपण समिति। तो इस समिति ये समिति का काम ही क्या था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। मतलब इन्हीं की निगरानी में ये संविधान तैयार हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने को पिछला बार बताया था कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने बताया था कि वरुण किस नंबर पे आता है। तो देखिए अगर बात किया जाए हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह के बारे में, तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है आपका बृहस्पति। क्या है वो फ्रेंड? आपका बृहस्पति। मतलब बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण, पांचवें नंबर पर पृथ्वी, छठे नंबर पर शुक्र, सातवें नंबर पर मंगल और आठवें नंबर पर बुध। तो अगर सबसे बड़ा की अगर बात किया जाए तो सबसे फर्स्ट रैंक में कौन है? बृहस्पति है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? ये 2 होगा। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो मेरे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, बस आ वरुण प्रीति में शुक्र मिला। बस आ वरुण प्रीति में शुक्र मिला। देखिए बस, बा से बृहस्पति, सा से शनि, आ मतलब आ से अरुण, बस आ वरुण तो आ से अरुण, फिर वा से वरुण, प्रीति मतलब पृथ्वी में शुक्र मिला। ठीक है, मिला मतलब मंगल, और ये बुध आप एक एक्स्ट्रा याद रख लें। तो जैसे भी हो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये है कि केरल की मौन घाटी जो है ये किस लिए फेमस है? तो केरल की जो मौन घाटी है यहाँ पर पादपों और प्राणियों की दुर्लभ जातियाँ पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फिर नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है वो गिफन वस्तुओं की जो मांग वक्र होती है ये कैसी होती है? जो गिफन वस्तु होती है उसकी मांग वक्र कैसी होती है? देखिए गिफन वस्तु किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जिसका दाम बढ़ने के साथ साथ उसका जो है मतलब उपभोग जो होता है वो बढ़ जाता है, और दाम घटने के साथ साथ उसका जो उपभोग है वो कम हो जाता है। तो अब ध्यान रखेंगे कि गिफन वस्तु वो होती है जिसका प्राइस बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता इसकी मांग जो है वो बढ़ा लेता है, और प्राइस इसका जो है घटने के साथ साथ उपभोक्ता इसकी मांग कम कर देता है। मतलब दाम बढ़ेगा तो इसका मांग बढ़ेगा, दाम घटेगा तो मांग घटेगा, जो कि मांग के जो नियम है लॉ ऑफ डिमांड इसके जस्ट अगेंस्ट है ये। तो इसमें कुछ समझना ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ग्राफ से। ये मान के चलो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो इसमें जो एक्स एक्सिस है ये आपका क्या है फ्रेंड? एक्स एक्सिस है। ये क्या है फ्रेंड? आपका वाई एक्सिस है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आप प्राइस को दिखाते हो, यहाँ क्या दिखाते हो आप? प्राइस को। और यहाँ पे जो है आप दिखाते हो क्वांटिटी को, मतलब उसकी मांग कितना है। ठीक है, तो मान के चलो P1 प्राइस पे जो है ये मांग इतना है। तो ये गिफन वस्तु उससे कहती है जिसका दाम बढ़ जाने से उसका जो डिमांड है, जो मांग वो क्या होता है? बढ़ जाता है, और दाम घट जाने से उसका डिमांड क्या होता है? घट जाता है। तो दाम बढ़ गया, मान के चलो ये प्राइस था P1, क्या था मान के चलो प्राइस P1। तो अब मान के हो सकता है कि दाम बढ़ जाए, तो हो सकता है अब जो इसका प्राइस हो जाए P2। तो इस केस में इसका जो डिमांड है ना, क्वांटिटी हुई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मान लो यहाँ पर था Q1 और यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड? Q2। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ जो लाइन जो जाएगा इस तरह से, तो वो क्या होगा? ऊपर उठता हुआ। क्या होगा? ऊपर की ओर चढ़ती हुई। इसीलिए इसका आंसर होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर जो डायग्राम जो मैंने बनाया है यहाँ पर, तो इसमें जो इसका जो ग्राफ जो गया है मांग वक्र, ये लाइन है ना, इसे कहते हैं मांग वक्र। ये जो सीधा लाइन गया है ना, तो ये कैसा है? ऊपर उठता हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1।
देखिए हमारे नेक्स्ट सवाल है, वो है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी दैमाबाद में। अब ये दैमाबाद क्या है? तो महाराष्ट्र का अहमदनगर जिले में स्थित है ये। मतलब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दैमाबाद में जो है हड़प्पन समय के रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यह जो मूर्ति है ये 45 सेंटीमीटर लंबा है, 16 सेंटीमीटर चौड़ा है, जिसमें 2 बैल जूते हैं और जिसे 16 सेंटीमीटर ऊंचाई पर खड़े एक पुरुष है। तो आप इसको बात ध्यान रखना है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो उसका आंसर है दैमाबाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो हमारे नेक्स्ट सवाल है, वो है कि समय को दूसरा सिकंदर मतलब सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए स्वयं को जो दूसरा सिकंदर कहता था वो कोई और नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी था। एक चीज़ और ध्यान रखिए आप कि किसने अपने राज दरबार में सिजदा प्रचलन चलाया था? तो वो बलबन चलाया था। बलबन का कहने का मतलब था कि जो शासक जो होता है वो खुदा के बहुत करीब बंदे होते हैं, इसीलिए जब कोई आए तो वहाँ पर झुक करके आए। तो सिजदा वाला जो है वो बलबन चलाया था और अलाउद्दीन जो है खिलजी है वो अपने आप को दूसरा सिकंदर मतलब सिकंदर सानी कहता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा था या फिर अल्बुकर्क था या फिर वास्को डी गामा था? देखिए अगर पुर्तगाली का अगर पहला जो आपका माना जाए इसका संस्थापक मतलब पहला जो इसका जो मुख्य जो बना था तो उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े काम भी किए, ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह लगभग। बट अगर ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था तो वो था अल्बुकर्क ही था, क्योंकि इन्होंने पुर्तगाली सत्ता को बहुत आगे बढ़ाया, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये जो थे इन्होंने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था। हालांकि 1510 में अल्बुकर्क ने, जिसे पहले जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है पहले को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना, तो इसने क्या किया था कि कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से भी क्या कर लिया था, गोवा जीत लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट सवाल है वो है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो देखिए इसमें पहले क्या होता था राजा लोग कि एक राजा जब अपने बेटा का दूसरे बेटी के साथ या अपने बेटे का किसी दूसरे राजा के बेटा के साथ शादी करता था तो वो लोग क्या करता था, अपना टेरिटरी को ही दहेज के तौर पर, डोरी के तौर पर दे देता था। तो इसमें क्या हुआ था कि पुर्तगाल था, ठीक है, एक पुर्तगाल था, तो इन्होंने अपनी बेटी और उसकी जो बेटी थी उसका नाम था कैथरीन। क्या नाम था उसका? कैथरीन। तो इसका विवाह, एक पुर्तगाली था, इसका बेटी जिसका नाम था कैथरीन, तो इसका विवाह जो था वो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय से इसकी शादी हुई। तो पुर्तगाल क्या किया कि बम्बई जो है ये इलाका ही दे दिया किसको? चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, हालांकि आपको ये बात ध्यान रखना है कि चार्ल्स द्वितीय से जो है वो बम्बई वो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लिया था 1668 में, और 1687 में जो है सूरत की जगह बम्बई अंग्रेज़ों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई थी, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था पुर्तगाली को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो अमजद अली खान का संबंध जो है वो सरोद से है, सरोद। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, तानाशाही का है, प्रतिनिधियों का है? देखिए प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि प्रधानमंत्री आपको डायरेक्ट चुनना हो,
राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं, तानाशाही तो ऐसा नहीं है। प्रतिनिधियों का मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट जो है हम लोग नहीं चुनेंगे। हम लोग जब वोट देते हैं इंडिया में, तो भले ही हम पीएम कैंडिडेट के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को वोट नहीं करते हैं। हम लोग वोट किसको करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करते हैं, एमपीज़ को करते हैं। और जिस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अधिक संख्या में होती है 50% + 1, तो इसको मेजॉरिटी कहा जाता है। और इस संख्या में जिस भी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो वो अपने नेताओं में से किसी एक को प्रधानमंत्री और सभी को कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर चुन लेता है। तो इस तरह के लोकतंत्र जो है वो भारत में है। और ये तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रतिनिधियों का, क्योंकि यहाँ प्रतिनिधियों का है। हम जो वोट देते हैं वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं, बल्कि प्रतिनिधि को देते हैं, एमपी को देते हैं, विधायक को देते हैं। और ये लोग फिर अपने में मिलकर तय करता है पार्टी के नेता कि किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? देखिए, इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका को ही कहा जाता है कि सबसे पहले अगर लोकतंत्र अगर कहीं पर अगर आया तो अमेरिका आया। और ये एक मॉडल बना, एक ऐसा मॉडल बना जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया। देखिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका था, उसका संविधान को उन्होंने अपने संविधान को 1788 में अंगीकार किया था। अगर भारत का पूछे तो 26 नवंबर 1949 को, हालांकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फिर देखिए दूसरा सवाल जो है, सौर मंडल में 4 सबसे बड़ा ग्रह। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया अभी, आप शायद भूल गए होंगे। बस आ वरुण प्रीति में शुक्र मिला। तो बा से क्या चीज हो गया? बृहस्पति। सा से क्या हो गया? शनि। ठीक है ना, तो बृहस्पति हो गया। और फिर क्या हो गया फ्रेंड? शनि। और फिर आ से क्या हो गया? अरुण। अरुण को ही अंग्रेजी में कहते हैं यूरेनस। और फिर वा से क्या हो गया? वरुण। वरुण को ही कहते हैं हम लोग नेपच्यून। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। इसी ट्रिक के बेसिस पर आप बना सकते हैं। बस आ वरुण। ठीक, मैं ट्रिक फिर से लिख देता हूँ। पृथ्वी में शुक्र मिला, पृथ्वी में शुक्र मिला, पृथ्वी में शुक्र मिला। बस आ वरुण, पृथ्वी में शुक्र मिला। तो आपको इतना बात ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? देखिए, आर्द्र स्थान का क्या मतलब हुआ? आर्द्र स्थान का जो मतलब होता है, मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर जो एयर है उसमें वाटर मोलिक्यूल्स, पानी की जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा स्थान है भारत में? तो उसका नाम है मासिन राम। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, मौसिन राम हो गया है, बट जो सही आंसर वो क्या है फ्रेंड? मासिन राम। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और इसमें है जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है? सीमांत उत्पाद शून्य होता है, सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है, सीमांत उत्पाद में गिरावट आ जाती है, या सीमांत उत्पाद अस्थिर रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो उत्पादन की जो इकाई लागत में कमी आती है। ठीक है, सीमांत उत्पाद में वृद्धि होगा। क्या होगा यहाँ पर? सीमांत उत्पाद में वृद्धि। तो सीमांत उत्पाद में जो वृद्धि है ये कौन है? ऑप्शन 2। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है कि जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये इकोनॉमिक्स का है, और मैं आपको क्लास दूंगा, इसमें मैं आपको बोर्ड में आकर समझा दूंगा ये सब चीज़ों को, ताकि आप जब बनाएंगे तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं हो। ये आखिरी क्वेश्चन था। आज के 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब से
तो ये पार्ट 1 था। इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। इस वीडियो को पढ़ें, आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत हो समझने में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको जितने भी हो सके आप शेयर कीजिए और मेरा चैनल सावन स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।